हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए HSSC सेट मेंस का जो एग्ज़ाम आया है आप लोगों का, उसमें कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेकर के आ रही थी, जिससे कि आप लोग की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इससे पहले इसकी काफ़ी वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा और सारी वीडियोज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग देखते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए और वीडियो को लाइक भी करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर उत्पादक कंपनी के सम्मेलन के लिए आवेदन कर सकते हैं? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टुगेदर हु कैन अप्लाई फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी? 5, 10, 15, 20। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जो प्रोड्यूसर कंपनी होती है उस कंपनी के सम्मेलन के लिए, इनकॉर्पोरेशन के लिए मिनिमम कितने व्यक्तियों की जरूरत होती है, कितने पर्सन होने चाहिए? तो वो हो जाएगा 10। किसी भी प्रोड्यूसर कंपनी जो उत्पादक कंपनी होती है उसके लिए जो मिनिमम पर्सन होते हैं वो हो जाते हैं 10। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवर्तक का क्या अधिकार है? व्हाट आर द राइट्स ऑफ द प्रमोटर? राइट टू रिसीव प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, right to receive proportionate amount from co-promoters, right to get remuneration, all of these। उसमें कह रहा है कि प्रवर्तक जो होते हैं, प्रमोटर्स जो होते हैं, प्रमोटर कौन हो जाएंगे कि जब एक बार नया थॉट आता है किसी कंपनी को बनाने के लिए कि हाँ इस तरह की कंपनी होनी चाहिए, ऐसी कंपनी का गठन करना चाहिए, तो वहां पर जो पहला व्यक्ति होगा जो इन सारे कामों को करता है कंपनी को बनाने से लेकर के उसके जो कार्य शुरू हो जाने तक, जो उसका बिजनेस होगा उसके स्टार्ट हो जाने तक की जो पूरी प्रोसेस होती है जो कोई व्यक्ति करता है वो हो जाता है प्रमोटर। और ये जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? वो हो जाती है प्रमोशन। तो यहाँ पर जो प्रवर्तक होगा उसके क्या राइट होते हैं? तो उसके राइट में हो जाएगा कि प्राइम रुपया लेने का अधिकार, सह प्रवर्तकों से अनुपातिक राशि प्राप्त करने का, पारिश्रमिक पाने का, इनमें से सभी से सारे ही राइट्स होते हैं कि जो भी एक्सपेंसेस उसने कंपनी के बनाने में, उसके इनकॉर्पोरेशन में किए होते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं जो कि कंपनी के शुरू करने से पहले के होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, उनको लेने का भी राइट होता है। जो अगर अकेला नहीं था प्रवर्तन में, प्रमोशन में, और साथ में और प्रमोटर्स भी थे, तो जो भी रेमुनरेशन उनको मिला है या जो भी उनको प्रॉफिट मिला उसमें से भी एक उसका शेयर होता है, तो उस शेयर को लेने का राइट भी होगा और रेमुनरेशन लेने का राइट भी होगा। तो ये तीनों ही राइट्स हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गमन के संबंध में रजिस्ट्रार का कर्तव्य नहीं है। इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द रजिस्ट्रार इन कनेक्शन विद द इनकॉर्पोरेशन charging a reasonable fee to receive, taking the memorandum of association and article of association, taking the attestation of signatures। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रजिस्ट्रार होता है, जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, वो रजिस्टर्ड कार्यालय में उसके होता है, जिस भी प्रदेश में, जिस भी है स्टेट में होगा वहां पर होता है। तो उसका जो रजिस्ट्रार होगा उसे उस निर्गमन के संबंध में क्या कर्तव्य उसका नहीं होगा या क्या ड्यूटी उसकी नहीं बनती है। तो यहाँ पर रसीद देना भी होता है कि रसीद भी देता है, और जो उसके पास सीमा नियंत्रण नियम होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन दोनों को भी चेक करना कि वो सही है या नहीं है। और साथ ही जिसमें भी, जो कि आपको पता ही होगा कि जो पार्षद सीमा नियम होता है उसका हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं, तो उन सिग्नेचर्स को भी वेरीफाई करना है कि वो सही है या नहीं है। ये सारे काम तो होते हैं, लेकिन उचित शुल्क लेना, चार्जिंग या रीजनेबल फी, ये उसका राइट कर्तव्य नहीं होगा, ड्यूटी उसकी नहीं होती। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के निगमन प्रमाण पत्र में नहीं होता है। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी डजंट कंटेन फुल नेम ऑफ द कंपनी, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, सील ऑफ द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार, सिग्नेचर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कंपनी के निगमन का प्रमाण पत्र होता है, यहाँ कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो उस सर्टिफिकेट पे क्या चीज नहीं होती है? कंपनी का पूरा नाम कंपनी का जरूर होगा क्योंकि उसी के नाम पर तो इश्यू होगा सर्टिफिकेट। कंपनी के सदस्यों का दायित्व, लायबिलिटीज जो होती है मेंबर की, वो भी रहेगी। रजिस्ट्रार के कार्यालय की मोहर भी होती है क्योंकि उस मोहर के साथ ही तो वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, लेकिन यहाँ पर जो कंपनी सचिव के हस्ताक्षर है वो नहीं होते उसके ऊपर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के निर्गमन के संदर्भ में व्यक्ति नहीं है। इन रिलेशन टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी अ पर्सन इज नॉट नेचुरल फोर्स, आर्टिफिशियल, जुडिशियल पर्सन, अ माइनर, ऑल दीज। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब हम किसी कंपनी का निर्गमन हो रहा होता है, इनकॉर्पोरेशन हो रहा होता है, तो वहां पर एक व्यक्ति जो होता है वो क्या नहीं होगा? तो प्राकृतिक शक्ति भी होता है और कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति भी होगा,
अव्यस्त व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि जो है एक अव्यस्त जो होगा वो कंपनी का जो कंपनी का निर्माण होता है उसमें किसी अव्यस्त के वो नहीं हो सकते, मायना नहीं हो सकता, 18 के अबव ही होना चाहिए कि एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है और किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए किसी भी जो पर्सन होता है उसकी एज कम से कम 18 या 18 अबव होनी चाहिए, 18 के अंडर नहीं हो सकती। यहाँ पर वो अव्यस्त नहीं हो सकता। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक कंपनी के निगमन के लिए पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षरों की संख्या होनी चाहिए। द नंबर ऑफ सिग्नेचर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए पब्लिक कंपनी शुड बी 10, 9, 8, 7। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है क्वेश्चन को घुमा करके दे दिया है। आपसे ये पूछ रहा है कि पार्षद सीमा नियम जो होता है उसको कितने लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए। एक पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दोनों में ही क्या होता है, रोज थोड़े से अलग अलग होंगे, चेंज होते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है पब्लिक कंपनी की। तो जब उसका निगमन हो रहा होता है, इनकॉर्पोरेशन हो रहा था, तो उसका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, पार्षद सीमा नियम है, उसका कितने व्यक्ति का हस्ताक्षर है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है, समझ लीजिए कि जितने भी उसके सदस्य होते हैं, जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए उस कंपनी को बनाने के लिए, किसी पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए, उन सबके सिग्नेचर होते हैं। तो कम से कम 7 व्यक्ति होते हैं ना, मिनिमम जो 7 होते हैं, अधिकतम की मैक्सिमम लिमिट तो डिसाइड नहीं है पब्लिक कंपनी के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति प्राइवेट कंपनी के निगमन के लिए पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षरकर्ताओं की आवश्यक संख्या होनी चाहिए। फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए वन पर्सन प्राइवेट कंपनी देयर शुड बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति वाली कंपनी वन पर्सन कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वन पर्सन कंपनी है। तो सिंपल सी बात है, वन पर्सन कंपनी है तो उसका जो मेमोरेंडम होगा उस पर एक ही व्यक्ति के एक हस्ताक्षर ही होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवर्तक में नहीं आते हैं जो प्रमोटर डजंट इंक्लूड द पर्सन हु फॉर्म ए कंपनी, द पर्सन हु कलेक्ट नेसेसरी मटेरियल फॉर द कंपनी, ऑडिटर्स, द पर्सन हु ऑब्टेन द नेसेसरी कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रवर्तक होते हैं उसमें किस तरह के व्यक्ति नहीं आते हैं, किन तरह के पर्सन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कंपनी का निर्माण करते हैं तो कंपनी का निर्माण तो करते ही है, प्रमोटर्स होते हैं। कंपनी के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करते हैं, मटेरियल वो सारा जो कलेक्ट करते हैं जिससे कि कंपनी का जो भी बिजनेस होगा वो सही ढंग से चल पाएगा। कंपनी के निर्माण के लिए उद्देश्य से आवश्यक पूंजी प्राप्त करना, तो कैपिटल को भी कलेक्ट करने का काम रहता है प्रमोटर्स का। जिसके लिए अगर पब्लिक कंपनी है तो वो जो है प्रॉस्पेक्टस जारी करता है, अगर पब्लिक कंपनी नहीं है तो वहां पर भी और भी साधन जो होते हैं उनसे कलेक्ट करता है कैपिटल को। अंकेक्षक होते हैं ऑडिटर, ऑडिटर जो होता है वो प्रवर्तक नहीं होता, प्रमोटर्स नहीं होते। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के निगमन का प्रभाव है। द इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इज परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, उसका निगमन हो जाता है, तो इसका क्या इफेक्ट होता है। ऐसा तो कह सकते हैं कि जो कंपनी का किसी कंपनी के निगमन के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या उसका इफेक्ट होता है। कि अवच्छिन्न उत्तराधिकार बिल्कुल हो जाता है, कि उसका एक अपना अलग उत्तराधिकार होता है, किसी भी जो सदस्य के किसी भी मेंबर के आने जाने से कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है या वो छोड़ देता है तो उससे कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सामान्य मुद्रा अपनी उसकी एक कॉमन सील होती है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी जो है, उसके अपने हाथ में नहीं होती कि सिग्नेचर करेगी, तो उसके लिए उसके पास अपनी एक कॉमन सील होती है। जिस भी पेपर को सील लगाई जाती है वो कंपनी द्वारा सिग्नेचर पेपर हो जाता है, वो कंपनी की सील द्वारा सिग्नेचर हो जाता है। नेक्स्ट है, कंपनी और सदस्यों के बंद अनुबंध बिल्कुल होता है। जो कंपनी होगी उसके सदस्यों के साथ उसका एक अनुबंध होता है, पहले मैंने बताया था। क्योंकि एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसलिए उसकी एज जो है वो 18 अबव होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कथन निगमन के पश्चात गलत हो जाएगा। Which of the following sentence is wrong after incorporation? The company becomes a judicial person. The company ceases to exist apart from the members. The member ceases to exist. The company becomes a corporate body. इसमें ज्यादातर क्वेश्चन मैंने जो इंक्लूड किए हैं या तो दूसरी कंपनी से इंक्लूड किए या फिर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से किए हैं। इससे पहले की जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी उसमें ज्यादा क्वेश्चन आप लोग के डायरेक्टर्स से थे, जो संचालक होते हैं कंपनी के, उससे रिलेटेड थे। तो यहाँ पर ये रहेगा कि आपका चैप्टर वाइज तैयारी होती जाएगी। और भी किसी टॉपिक को आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो उस टॉपिक का नेम मुझे कमेंट करिएगा, जो कंपनी लॉ से रिलेटेड होगा, तो उसका एक अलग से मैं एमसीक्यू वीडियो ला दूंगी, जिससे आप लोग का जितने भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी के निगमन के पश्चात क्या प्रभाव होता है या कौन सा कथन इसमें दे रखे हैं वो गलत हो जाता है।
तो कंपनी विधिक व्यक्ति बन जाती है, करेक्ट है। कंपनी का अस्तित्व सदस्यों से अलग हो जाता है, करेक्ट है। कंपनी निगमित संस्था बन जाती है, ये भी करेक्ट है। सदस्यों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ये गलत है। सदस्यों का अस्तित्व पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, समाप्त नहीं होता, वो अपने आप में एक अलग अस्तित्व हो जाते हैं और कंपनी का अस्तित्व अलग हो जाएगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान किया जाता है। रिक्वायर्ड फीस आर पेड फॉर इनकॉर्पोरेशन टू द रजिस्ट्रार इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टू द ट्रिब्यूनल। तो निगमन के लिए जो शुल्क होता है, जो फीस देनी होती है, वो कहाँ पर सबमिट की जाती है, वो कहाँ पर जमा की जाती है? वो जमा की जाती है, डिपॉजिट की जाती है इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। इससे रिलेटेड एक पहले क्वेश्चन मैंने जो आप लोगों को पूछा था, यहाँ पर इसमें क्या था, जिसका तो कौन सा ड्यूटी नहीं होती है, तो यही ड्यूटी थी इसकी कि शुल्क लेने वाली, तो वो उसकी ड्यूटी नहीं होती है, तो वो कहाँ पर जो है सबमिट करना होता है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किया जाता है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। ये बहुत ही माइनर से पॉइंट्स हैं जो आप लोग जो है मिस कर जाते हैं, वहीं से क्वेश्चन बन जाता है, आपको कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर आपका गलत हो जाता है, तो उस चीजों को ध्यान में रखा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन के पश्चात आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस इमीडिएटली, कैन नॉट स्टार्ट इट्स बिजनेस इमीडिएटली। To start the business, the permission of the service has to be taken. Permission has to be taken from the tribunal to start the business. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पब्लिक कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद वो क्या कर सकती है? अपना व्यापार फौरन प्रारंभ कर सकती है, अपना व्यापार तुरंत प्रारंभ नहीं कर सकती। व्यापार प्रारंभ करने के लिए सेबी की अनुमति लेनी पड़ती है, व्यापार प्रारंभ करने के लिए अधिकरण से आज्ञा लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि पहले जो था, एक पब्लिक कंपनी जो थी, उसको अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेना पड़ता था, सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। लेकिन अब जो है कंपनी अधिनियम 2015 की जो संशोधन हुआ था, तो उसमें 2013 की धारा 11 जो थी वो समाप्त कर दी गई है। अब कंपनियों को व्यापार प्रारंभ करने के लिए व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस इमीडिएटली। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्षद अंतर्नियम पर हस्ताक्षर होते हैं इनके। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज साइंड बाय डैश, the person who signed the memorandum, the person who signed the prospectus, the person who signed the advertisement of the company, none of these। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो पार्षद सीमा नियम होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो यहाँ पर जो पार्षद अंतर नियम होता है उस पर हस्ताक्षर जो होते हैं, जो भी सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर किए होते हैं, वो पार्षद अंतर नियम पर भी हस्ताक्षर करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्पादक कंपनी में अधिकतम कितने संचालक हो सकते हैं? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अ प्रोड्यूसर कंपनी कैन हैव? 5, 10, 15, नो लिमिट। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि किसी उत्पादक कंपनी की यहाँ पर बात हो रही है, उसमें कितने संचालक हो सकते हैं? तो उसमें संचालक जो होंगे वो हो जाएंगे 15, 15। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो उत्पादक कंपनी होती है वो कौन होती है या क्या होती है? तो उत्पादक कंपनियां वो हो जाएंगी जो भी किसी भी प्राथमिक उत्पादों का निर्माण करती हैं या उत्पादन करती हैं, जैसे कि उत्पादों का निर्माण करना है, फसल उगाना है, उत्पाद संचित करना है, उसको श्रेणीबद्ध करना है, रैंक्स देना है, या उसको जो कलेक्शन करना है, ये सारी चीजें आती हैं। उनका विपणन है, मार्केटिंग है, उनका सेल्स है, उनका एक्सपोर्ट है, ये सारी चीजें जो कंपनी करती हैं वो हो जाती है प्रोड्यूसर कंपनी, उत्पादक कंपनियां। तो यहाँ पर आंसर क्या है कि उनमें इतने जो है संचालक होने चाहिए, तो वो हो जाते हैं 15। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक कंपनी अपने शुद्ध लाभों का एक वर्ष में अधिकतम कितना प्रतिशत दान में दे सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द नेट प्रॉफिट दैट ए प्रोड्यूसर कंपनी कैन चैरिटी इन ए ईयर? 1%, 2%, 3%, 5%। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उत्पादक कंपनी होती है उसको जो भी प्रॉफिट हो रहा है, उसका जो नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट की बात हो रही है, तो एक वर्ष में अधिकतम वो कितना जो है कर सकती है डोनेशन कितने परसेंट दे सकती है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी 3%। 3% की वो डोनेशन दे सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक कंपनी में एक असाधारण सभा की मांग कितने ऋणदाता कर सकते हैं? हाउ मेनी क्रेडिटर्स कैन डिमांड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इन द प्रोड्यूसर कंपनी? 1/3, 2/3, 3/4, नन। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक उत्पादक कंपनी जो है उसने अपने सभाओं के बारे में, मीटिंग्स के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपको इस मीटिंग्स पर ही स्पेशल वीडियो अलग से चाहिए है, जो भी सभाएं होती हैं, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगी जो मीटिंग्स होती हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति या कितने ऋणदाता मांग कर सकते हैं, आपको परसेंटेज बतानी है, उसकी 2/3 है,
तो आपको बताना है 2/3 है 1/3 है, जो भी ऑप्शन दे रखी हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। 3/4 जो होंगे वो अगर जो है डिमांड करते हैं तो वहां पर असाधारण बैठक जो होगी वो बुलाई जा सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का मुख्यालय किस शहर में है? इन विच सिटी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल? मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, न्यू दिल्ली। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जिसको मैं लेकर के आऊंगी तो मैं इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताऊंगी कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो थोड़ा सा आप लोग मुझे इसका कमेंट करके बताइएगा कि करेक्ट आंसर क्या है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट क्या करिए। जो भी क्वेश्चन मैं पूछती हूँ तो आप लोग कमेंट क्या करिए, इससे मुझे ये पता चलता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है या आपको कितना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई? इन विच ईयर द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड? 2013, 2015, 2016, 2020। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है जो राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण है जो कि आपका कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, तो वो कब एस्टैब्लिश हुआ था, किस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था? तो वो हुआ था 2016 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध कहाँ अपील की जाती है? Where are appeals made against the decisions of the National Company Law Tribunal? In the High Court, in the Special Court, SEBI, in the National Company Law Appellate Tribunal। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा डिसीजन जो कि दिया है राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने, तो उसके अगेंस्ट पर जा सकते हैं या कहाँ पर अपील कर सकते हैं? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इन द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप अपील कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के समापन की दशा में निम्न में से सबसे पहले किन ऋणदाताओं की राशि लौटाई जाएगी? इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिटर्स विल बी रीपेड फर्स्ट? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फाइनेंशियल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब कंपनी का समापन होगा, लिक्विडेशन हो रहा होगा, उसको वाइंडिंग अप किया जा रहा होगा, तो वहां पर किन ऋणदाताओं को किन जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको पहले जो है राशि पेड की जाएगी, पहले दिया जाएगा बॉन्ड। तो वो हो जाएंगे जो वित्तीय सुरक्षित ऋणदाता होते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट क्रेडिटर्स होते हैं, उनको पहले राशि दी जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से भारत में बीमा उद्योग का नियामक रेगुलेटर कौन है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया? यानी कि जो इंडिया में इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है इसकी रेगुलेटरी कौन करता है, यानी कि किसके अकॉर्डिंग जो है रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और जितना भी बीमा उद्योग है, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो संचालित होती है। जैसे कि बैंकों के लिए क्या है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसी तरह से एक नियामक संस्था जो होगी वो इंश्योरेंस के लिए भी है, तो वो कौन सी है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको कौन सी आपको बताना है। तो शॉर्ट में भी कभी कभी एग्जाम में दे सकता है आपके, जैसे IRDA सिर्फ दे देगा या IAI दे देगा, LIC दे सकता है, GIC दे सकता है। तो आपको ये बताना होगा कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जोखिम ट्रांसफर से संबंधित है, यानी कि जोखिम हस्तांतरण से संबंधित है? विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर? बैंक FD, इंश्योरेंस, इक्विटी शेयर्स, रियल एस्टेट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है तो रिस्क को ट्रांसफ़र किया जा सके, यानी कि जो दूसरे को हस्तांतरित किया जा सके, जिससे कि जब भी रिस्क की सिचुएशन आए या जो जिस चीज़ के लिए भी जो है रिस्क है, जैसे कि अगर जो है मूल्यों के बढ़ जाना है या फिर ऋण लिया है तो उसको चुकाना है या कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उसको कम किया जा सके, हस्तांतरित किया जा सके, तो वो हो जाता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जब हम कराते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे कि फायर इंश्योरेंस कराया, LIC होती है, GIC यानी कि जनरल इंश्योरेंस होता है, समुद्री बीमा होता है, कई तरह का होता है। तो वहाँ पर जो रिस्क होता है कि अगर वो चीज़ जैसे कि फायर इंश्योरेंस है तो आग लग जाती है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो कंपनसेशन मिल जाता है, क्षतिपूर्ति मिलती है, तो वो रिस्क क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिदृश्यों में इसके लिए बीमा की आवश्यकता हो सकती है? विच अमंग द फॉलोइंग सिनेरियस वारंट्स इंश्योरेंस? A person may lose his wallet, the sole breadwinner of a family might die untimely, stock prices may fall drastically, a house may lose value due to natural wear and tear.
तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि इसमें से किसके लिए बीमा की आवश्यकता हो सकती है, या इस तरह से समझिए बीमा कराया जा सकता है कि किसी व्यक्ति का पर्स गुम हो गया हो, परिवार का एकमात्र कमाने वाला की असामयिक मृत्यु हो सकती है, शेयर मूल्यों में बहुत तेजी से गिरावट आ सकती है, प्राकृतिक टूट फूट से घर का मूल्य कम हो जाना। तो वहाँ पर किस चीज़ के लिए इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है तो वो हो जाएगा कि परिवार का जो एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति होता है तो उसको असामयिक उसकी मृत्यु हो गई है, और अगर उसने इंश्योरेंस ले रखा होता तो वहाँ पर उसकी जो भी फैमिली थी उसको हेल्प हो सकती थी, तो उसके लिए इंश्योरेंस क्या है, ज़रूरी है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा नहीं बल्कि बीमाकर्ता द्वारा प्रायोजित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस स्कीम इज रन बाय एन इंश्योरर एंड नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जन आरोग्य, ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा था कि यहाँ पर कौन सी स्कीम है जो गवर्नमेंट नहीं चला रही है, जिससे कि स्वयं जो है या फिर कोई भी मतलब व्यक्ति चला रहा है, तो वो हो जाएगा जन आरोग्य। यहाँ पर जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वो भी गवर्नमेंट चला रही है, और क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी गवर्नमेंट चलाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम पूलिंग के जरिए किए जाने वाले जोखिम ट्रांसफर को डैश कहते हैं? रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग इज कॉल्ड सेविंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, रिस्क मिटिगेशन। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि जोखिम पूलिंग जो होती है उसके ज़रिए क्या कहलाएगा, जो हम जोखिम को हस्तांतरित करते हैं वो क्या कहलाएगा, बचत, बीमा, निवेश या फिर जोखिम घटाना, तो वो हो जाता है इंश्योरेंस, बीमा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम घटने के अवसरों को कम करने संबंधी उपायों को डैश कहते हैं? द मेजर्स टू रिड्यूस चांसेस ऑफ अक्योरेंस ऑफ रिस्क आर नोन एज डैश, रिस्क रिटेंशन, लॉस प्रिवेंशन, रिस्क ट्रांसफर, रिस्क अवॉइडेंस। क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि इस तरह के कोई भी जो तरीके होते हैं, आइडियाज़ होते हैं जिनसे कि रिस्क को कम किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाएंगे, तो वो हो जाते हैं लॉस प्रिवेंशन, यानी कि हानि की रोकथाम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमाकर्ता को जोखिम ट्रांसफर करने पर या डैश संभव हो जाता है? बाय ट्रांसफरिंग रिस्क टू इंश्योरर इट बिकम पॉसिबल टू इग्नोर द पोटेंशियल रिस्क फेसिंग आवर एसेट्स, टू मेक मनी फ्रॉम इंश्योरेंस इन द इवेंट ऑफ ए लॉस, टू enjoy पीस ऑफ माइंड एंड प्लान वंस बिजनेस मोर इफेक्टिवली, टू बिकम केयरलेस अबाउट आवर एसेट्स। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि एक बार किसी चीज़ का बीमा जब हम करा लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जोखिम को ट्रांसफर कर देने के बाद क्या चीज़ संभव होती है कि हमारी संपत्तियों में निहित संभावित जोखिम को अनदेखा कर देना, हानि की स्थिति में बीमा से धन प्राप्त करना, शांतिपूर्वक अपने कारोबार को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना करना, हमारा अपनी संपत्तियों के प्रति लापरवाह होना। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि जोखिम को ट्रांसफ़र करने से क्या संभव होता है, एक बार हम इंश्योरेंस करा लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हम शांतिपूर्वक अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस आसानी से कर सकते हैं बिना किसी टेंशन की, क्योंकि हमारा इंश्योरेंस होता है चीज़ों का। तो वहाँ पर अगर किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी हो जाती है तो उससे निपटने के लिए हमारे पास क्या होता है कि एक ये कहिए कि प्लान बी होता है या कोई हमारी बैक होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इंश्योरेंस रिड्यूसेस पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस, इंश्योरेंस पेज व्हेन देयर इज लॉस ऑफ एसेट, इंश्योरेंस प्रिवेंट्स इट्स लॉस, इंश्योरेंस प्रोटेक्ट द एसेट। तो यहाँ पर कुछ आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। बीमा हानि की संभावना को कम करता है, तो हानि की संभावना को कम नहीं करता, ये क्या करता है, उससे रक्षा करता है कि अगर जो है हानि हो जा रही, लॉसेस हो जा रहे हैं तो उसका कंपनसेशन हम ले सकते हैं बीमा कंपनी से। संपत्ति की हानि होने पर बीमा भुगतान करता है, ये करेक्ट हो जाएगा कि अगर किसी संपत्ति की हानि हो जा रही है, संभावना नहीं, जब हानि हो जाएगी तो उसको ये कम करेगा। यानी कि किसी भी चीज़ से फायर इंश्योरेंस कराया और आग लग जाती है, उससे हमारा सामान या जो भी गुड्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो उसकी जो भरपाई होती है, कंपनसेशन जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एस्टैब्लिश्ड? 1815, 1818, 1821, 1833। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी वो भारत में कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो इस्टेब्लिश हुई थी कलकत्ता में 1880 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर नेशनलाइज? जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर था वो राष्ट्रीयकृत कब किया गया था, नेशनलाइज कब किया गया था? 1947, 1951, 1956, 1959। तो नेशनलाइज जो किया गया था वो 1956 में किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया इज? भारत की जो सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो कौन सी है? द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। जो सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है वो हो जाएगी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज एन ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी फाउंड इन 1906। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे इंश्योरेंस की जो सबसे पुरानी कंपनी थी वो 1906 में जो फाउंड हुई थी वो कौन सी है? LIC, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो वो हो जाएगी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, NIC जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, वो सबसे पुरानी कंपनी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वॉज फाउंड ऑन। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि LIC की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1955, 6 दिसंबर 1960, 4 दिसंबर 1956, 1 सितंबर 1956। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1 सितंबर 1956। तो जो LIC एक्ट आया था उसी के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना की गई थी। इसको अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ LIC सिचुएटेड एट। यहाँ पर आपको बताना है जो LIC है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। तो इसका जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर जिसे कहेंगे, वो हो जाएगा मुंबई में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंश्योरेंस इज लेजिस्लेटेड बाई, यानी कि जो इंश्योरेंस है, बीमा की वो है, वो किसके अकॉर्डिंग होती है? अपने आपने ये पढ़ा था कि कौन सी संस्था करती है, तो वो संस्था क्या है? एक इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो केंद्र सरकार है उसको पूरा नियंत्रित करती है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें चलती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि जो इंश्योरेंस है उसके जो सिद्धांत होते हैं इसमें से वो कौन सा नहीं है? अटमोस्ट, गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉक्सिमा। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो इंश्योरेंस का प्रिंसिपल नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लाभों को अधिकतम करना जो है वो इसका प्रिंसिपल नहीं होगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ IRDA। IRDA अभी आपने पढ़ा था, तो IRDA के फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य कौन से होते हैं? प्लान फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रोवाइड रिलीफ पैकेजेस टू द फार्मर्स, रेगुलेट इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, हायरिंग एंड परचेजिंग एसेट। तो जो IRDA है उसकी जो काम होते हैं, मेन काम क्या होता है? वो रेगुलेट करना, जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस बिजनेस है इंडिया में, उसको रेगुलेट करना, उसके लिए नियम बनाना, उसके अकॉर्डिंग उन नियमों के अकॉर्डिंग ये देखना कि इंश्योरेंस सेक्टर जो उस ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है PA स्टैंड्स फॉर। TPA की फुल फॉर्म आपको बतानी है कि TPA क्या होता है? थर्ड पार्टी असाइनी, पेमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, थर्ड पेई असाइनर, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पर जो TPA होगा उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है TPA इज लाइसेंस्ड बाय द। यहाँ पर आपको बताना है जो TPA है उसको लाइसेंस कौन देता है? अभी अपने थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही चल गई। इंश्योरेंस कंपनी, सर्वाइवर, सेंट्रल गवर्नमेंट, IRDA। कौन करता है? ऑप्शन डी, IRDA, क्योंकि IRDA ही रेगुलेटरी का काम कर रही है। तो जितना भी इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें जो मेन होगा लाइसेंस देना है, सारे काम कौन करेगा? IRDA ही करेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट एक्ट टू रेगुलेट लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। जो लाइफ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है इंडिया में, तो उसको रेगुलेट करने वाला फर्स्ट एक्ट जो था वो कौन सा था? इंश्योरेंस एक्ट 1938, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912, IRDA एक्ट 1999, LIC एक्ट 1956। जो फर्स्ट एक्ट था वो हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पैक, यानी कि पैक की आपको फुल फॉर्म बतानी है कि पैक क्या है? पोस्ट ऑथोराइज चेक, प्री ऑथोराइज चेकिंग, प्रोसेस ऑथोराइज चेकिंग, प्री ऑथोराइज चेकिंग। तो जो पैक होगा उसकी फुल फॉर्म हो जाती है प्री ऑथोराइज चेकिंग। इसमें क्या रहता है कि जो चेक होता है, या चेकिंग से मतलब जो चेक होगा, जो कंपनीज़ होती हैं, जैसे जो लाइफ इंश्योरेंस है या जो भी इंश्योरेंस की कंपनीज़ होती हैं, अगर आपने वहाँ पर अपना इंश्योरेंस करा रखा है तो इस तरह की सुविधा देती हैं कि डायरेक्ट आपके अकाउंट से, अगर हम जो पैक के जरिए के थ्रू करवाते हैं, तो डायरेक्ट आपके उससे प्रीमियम की जो राशि होती है वो जो भी मंथली है या 6 मंथ पे पेमेंट करना है वो कटता रहता है। तो वो हो जाएगा प्री ऑथोराइज चेकिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।